हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1842 में क्या किया कि प्रतिरोधों को एक विशेष क्रम में जोड़कर एक संयुग्म तैयार किया। ठीक है, विशेष क्रम में जोड़कर एक संयुग्म तैयार किया, उसी को नाम दे दिया क्या, व्हीटस्टोन सेतु। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक परिपथ बनाते हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस और एक कुंजी के लगा हुआ है। ठीक है, और ये हम प्रतिरोध ले लेते हैं R1, ये R2 ले लेते हैं, और ये R3 और ये R4 ले लेते हैं, R4 ले लेते हैं, और यहाँ पर एक प्रतिरोध R5 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम कुंजी के दबाते हैं तो इसमें क्या होता है, धारा I प्रवाहित होने लगती है। इसको मान लेते हैं A B C D। जब ये धारा कहाँ पर पहुँचती है, बिंदु A पर पहुँचती है, क्या होता है, कुछ इसलिए दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक I1 और एक I2। जो भुजा AB है उसमें I1 धारा प्रवाहित होने लगती है, यही जो धारा है क्या दो भागों में विभक्त हो जाती है, और जो भुजा AD है उसमें I2 धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, I2 धारा प्रवाहित होने लगती है। अब क्या है, जैसे जैसे यह धारा आगे जाती है, तो क्या होता है, ये इसमें आती है और इसमें आती है और इधर आती है। तो अब यहाँ पर ये I1 जो धारा जाएगी, क्या है, I1 धारा इस तरीके से I1 धारा है। अब ये क्या है, जा रही है यहाँ पर और इधर आई है। ठीक है, इसमें क्या है, इसको मान लेते हैं I3। क्या मान लेते हैं, I3। इसमें जो धारा गई I3 गई। अब हमने कल बताया था कि किरचॉफ का प्रथम लॉ, क्या बताया था कि किसी संध पर जितनी धारा आती है उतनी धारा संध से वापस निकल जाती है। तो कौन सी आ रही है, I1 आ रही है, I1 आ रही है, I1 आ रही है, जा कौन कौन रही है, I3। और ये हम इसको क्वेश्चन मार्क कर दें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन मार्क कर दें। तो I है I1, जा रही कौन कौन सी, I3 और क्वेश्चन मार्क, मतलब कि जितनी धारा आती है उतनी धारा निकल जाती है। आ रही है कितना, I1, और जा रही है I3 प्लस क्वेश्चन मार्क, I3 प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ से हम निकालें इस पर धारा, क्या हो जाएगा, I1 माइनस I3 हो जाएगा, I1 माइनस I3। तो यहाँ पर धारा कितनी हो जाएगी, I1 माइनस I3। ठीक, I1 माइनस I3। अब क्या है कि ये धारा यहीं पर, यहाँ भी इतनी रहेगी, I1 माइनस I3। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये I2 है, ये I2 यहाँ आएगी, फिर I2 क्या होगा, ऐसे जाएगी। अब यहाँ पर देखो, ये आ रही है, यहाँ भी आ रही है, और ये जा रही है। ठीक है, ये आ रही है, ये भी आ रही है, और ये जा रही है। तो कौन कौन सी धारा आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है। ठीक है, I2 आ रही है और I3 आ रही है, I3 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, और जा कौन सी रही है, तो जा रही है, तो क्या निकलेगा, ये तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इसको हम लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो जितनी धारा आती है उतनी धारा निकल जाती है, यानी कि इतनी आई इतनी ही निकल जाएगी। यानी पर यहाँ पर जो हमारा धारा निकलेगा, क्या निकलेगा, I2 प्लस I3, ये वाली धारा I2 प्लस I3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन कितनी धारा आई है, I1 माइनस I3 आई है, यहाँ पर I1 माइनस I3 और यहाँ पर I2 प्लस I3।
I2 प्लस I3। अगर दोनों को हम जोड़ दें, ये दोनों को क्या करते हैं, जोड़ दें, यानी I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा I1 प्लस I2 और ये बराबर किसके होगा, I के। तो यहाँ पर कुल मिला के जो धारा आएगी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी I ही रहेगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, I एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो वो दो भागों में बढ़ गई, I1 और I2। अब I1 आगे जाके क्या होगा, इसमें I3 हो गई, ठीक है, और यहाँ पर I1 यानी कि ये आ रही है और बाकी ये दोनों जा रही है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो I1 बराबर क्या, I3 प्लस क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ किया था, निकाला, इसका क्या निकल गया है, I1 माइनस I3, ठीक है। अब ये धारा आगे बढ़े, यहाँ भी वही रहेगी I1 माइनस I3, लेकिन अब यहाँ पर देखो ये I2 है, ये I2 है, तो ये क्या होगा, आगे जाएगी, ये आ रही है, एक धारा यहाँ पर आ रही है, I2 धारा यहाँ पर आ रही है और I3 भी आ रही है, और जा कौन सी रही है, यहाँ पर जा कौन सी रही है, I2 प्लस I3 क्वेश्चन मार्क, ये जाएगी, यानी जितनी धारा आई उतनी धारा चली जाएगी, यानी कि I2 प्लस I3। अगर पूरा देखें, यहाँ से देख I1 माइनस I3 में जोड़े क्या, I2 प्लस I3, तो I1 प्लस I2 आएगा, और I1 प्लस I2 क्या है, I के बराबर है, क्योंकि हमने पहले I एम्पियर की धारा प्रवाहित की थी। कुल मिला के I एम्पियर की धारा रहेगी पूरे परिपथ में, ठीक है। तो ये इतनी चीजें जानकारी थी जो हमने आपको दी। अब इसके लिए क्या है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है कि सेतु की संतुलन की स्थिति में, सेतु की संतुलन की स्थिति में, यानी कि यहाँ पर क्या हो, कोई धारा प्रवाहित न हो, इसमें कोई धारा न हो, तो किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये सिद्धांत है किसका, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। तो इसको हम लिखते हैं पहले, ये इतनी बात समझ में आई। अब इसका हमको सिद्धांत लिखना है, तो सिद्धांत देखो, सिद्धांत सेतु की संतुलन की स्थिति में, सेतु की संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। सेतु की संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, R1 अपान R2, R1 अपान R2 इक्वल टू क्या, R3 अपान R4, R3 अपान R4। ये हमको क्या करना, सिद्ध करना है। ये कैसे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसकी उत्पत्ति करते हैं, सूत्र की उत्पत्ति। तो सूत्र की उत्पत्ति के लिए पहले हम इसी भाषा कुछ लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि जब कुंजिके को दबाते हैं तो परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगती है, परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगती है, जो बिंदु A पर I1 तथा I2 में विभक्त हो जाती है, ठीक है। भुजा AB में धारा I1 प्रवाहित होती है तथा भुजा AD में धारा I2 प्रवाहित होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो क्या होता है, आगे बढ़ती है तो यहाँ पर क्या, हमने इसको I3 ले लिया, इसमें मान लिया कि I3 की धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये क्या निकलेगा, I1 माइनस I3
I1 आ रहा है और बाकी जा कौन रहा है, I3 जा रहा है और ये जा रहा था, तो क्या निकले I1 माइनस I3। ठीक है, वैसे आगे बढ़ा I1 माइनस I3 और यहाँ से देखें तो कौन सी धारा आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है और जा कौन सी रही है, तो जाएगी क्या I2 प्लस I3, ये इतना चीज है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे जब कुंजी K को दबाते हैं तो परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, होने लगती है जो बिंदु A पर, जो बिंदु A पर दो भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, भुजा AB में I1, भुजा AD में I2, भुजा AB में I1 तथा भुजा AD में I2 धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या हो जाए, मान लो शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या है, इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, किरचॉफ के नियम से हम चलते हैं। किसके, किरचॉफ के नियम से, इतना नोट करो पहले। अब देखो इसमें हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से चलते हैं। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से कल हमने डायरेक्शन बताया था कि चिन्ह परिपाटी कैसे पहचानें, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, अगर जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में हम जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का IR यूज करेंगे, अगर धारा विपरीत जाएंगे तो प्लस का IR यूज करेंगे। अभी बताते हैं कैसे क्या करना है इसमें। ठीक है, तो पहली बात तो हम इसमें किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो बंद परिपथ के लिए लागू होता है, जिसे हम लूप का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो बंद पास ABDA में, बंद पास A से शुरू करेंगे, B तक जाएंगे, फिर D तक आएंगे, फिर हम क्या आ जाएंगे, A आ जाएंगे। ये पूरा हमारा क्या हो गया, बंद पास हो गया, बंद पास। ठीक है, बंद पास ABDA में। अब ध्यान से देखना, हम कहाँ शुरुआत करें, A से चालू करें ना, धारा किस साइड जा रही है, उस साइड जा रही है, मतलब कि हम जिस साइड जा रहे हैं उसी साइड धारा जा रही है, तो जिस साइड जा रहे हैं उसी साइड धारा भी जा रही है। क्या माइनस का क्या हो जाएगा, धारा कितनी I1 है, प्रतिरोध कितना है R1 है, तो माइनस I1 R1 हो जाएगा। कहां से, A से B तक गए हम। अब आते हैं B से D तक, देखते हैं B से D तक, तो धारा किस साइड आ रही है, इस साइड, और हम भी इसी साइड आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस धारा कितनी है I3 है, धारा I3 है और प्रतिरोध कितना है R5 है, R5 है। अब उसके बाद यहां तक आ गए, D तक आ गए, अब D से A तक जा रहे हैं, तो धारा इस साइड आ रही है, हम जा रहे हैं इस साइड, धारा इस साइड, तो जा रहे हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस में धारा कितनी है I2 है, I2 और प्रतिरोध कितना इस पे R2 है, क्या है R2 है, बराबर 0। क्या किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि
किसी परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसमें लगे वैद्युतवाहक से लगे सेलों के वैद्युतवाहक बलों के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो एक चीज और बताया था कि प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, बताया था ना। सेम वही है, दोनों में बात वही है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एक किसमें था, ए बी डी ए में, ठीक है। अब हम लेते हैं कौन सा बंद पास, बी सी डी डी में, बंद पास बी सी डी डी में, सी डी डी में। तो अब ध्यान से देखना, शुरुआत कहां से करनी है, बी से सी तक देखो। बी से सी तक देखेंगे तो क्या है, धारा कितनी है, I1 माइनस I3 है, और प्रतिरोध कितना है, R3 है, प्रतिरोध R3 है। अब ध्यान से देखो, हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, बी से सी तक, तो धारा का डायरेक्शन भी है सेम हमारी साइड, यानी जिस साइड जा रहे हैं उसी साइड की दिशा, मतलब धारा की भी दिशा है। तो क्या हो जाएगा, माइनस में है I1 माइनस I3 और प्रतिरोध कितना है, R3 है, प्रतिरोध कितना है, R3 है। अब B से C तक हो गया, अब C से D तक आते हैं, C से D तक आते हैं तो हम देखते हैं कि हम धारा इस साइड जा रहे हैं, हम आ रहे हैं इस साइड, धारा देखो डायरेक्शन, धारा उस साइड जा रही है, हम आ रहे हैं इस साइड। तो क्या जाएगा, प्लस में धारा कितनी है, I2 प्लस I3 है, I2 प्लस I3। अब देखो ध्यान से, यहां तक आ गए, C से D तक आ गए। अब D से B तक जाना है तो धारा इस साइड आ रही है, हम जा रहे हैं उस साइड, धारा इस साइड आ रही है, जा रहे हैं उस साइड। तो क्या जाएगा, प्लस में I3 R5 बराबर 0, समीकरण 2। अब क्या कर देते हैं हम, यदि सेतु क्या हो, संतुलन में हो, शून्य विक्षेप की स्थिति जिसमें, यानी कि इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो, तो संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में I3 बराबर मान लेते हैं 0, I3 बराबर 0। अब समीकरण 1 में देखो, I3 का वैल्यू रखो 0, I3 का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये I3 है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, माइनस I1 R1 और प्लस, ये तो 0 हो जाएगा ना, प्लस I2 R2 बराबर 0। यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, I1 R1 बराबर I2 R2, समीकरण 3। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें भी क्या रखते हैं, I3 बराबर 0, तो इसमें रखते हैं कि I3 है, ये 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस I1 R3, ठीक है, माइनस I1 R3। अब यहाँ पर I3 का वैल्यू रखते हैं 0, और यहाँ पर क्या था, R3 था, R4 है, प्रतिरोध यहाँ पर R4 है, ठीक है। यहाँ पर I3 का वैल्यू 0 रखते हैं, क्या आएगा, प्लस I2 R4, और ये I3 यहाँ 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर में 0, यानी क्या निकल के आएगा, I1 R3 बराबर I2 R4, समीकरण 4। अब क्या कर देते हैं, समीकरण 3 को 4 से भाग देने पर, समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर, तो भाग देते हैं I1 R1 अपान I1 R3 बराबर क्या है, I2 R2 अपान I2 R4 है। यहाँ I1 से I1 कैंसिल, R2 से I2 कैंसिल, यानी क्या आया, आ गया हमारा
R1 अपान R3 बराबर R2 अपान R4, या इसको हम इस तरीके से लिखेंगे R1 अपान R2, R2 इधर आ जाएगा और R3 कहाँ चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा, तो R3 अपान R4, ये आ गया व्हीटस्टोन सेट। ठीक है, तो क्या कहा था कि हमने एक सेट की संतुलन की स्थिति में संलग्न भुजाओं, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा व्हीटस्टोन सेट से प्रतिरोधों का वो आ गया अनुपात। ठीक है, इतना नोट करो। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो है कि व्हीटस्टोन सेट कैसे पहचाने कि इसमें व्हीटस्टोन सेट का फार्मूला लगेगा न्यूमेरिकल के लिए। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जो है एक परिपथ ले लेते हैं। ये हो गया, इससे हो गया, ये 2 है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, और साथ में बीच में दे दिया 20 ओम। अब ध्यान से देखो, इसमें हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ से चालू हुआ, यहाँ जाके इसमें बढ़ गया, इसमें बढ़ गया। ठीक है, और ये क्या हुआ, यहाँ पर आगे जाके इधर निकल आया, इधर निकल आया, लेकिन यहाँ तक आया, फिर से क्या हुआ, यहाँ बढ़ गया और यहाँ बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम पहचान नहीं सकते कि किस क्रम में है, श्रेणी में है, समांतर में है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये ना हो बीच में, तो श्रेणी क्रम हो जाएगा। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या कैसे करें कि हम इसका तुल्य प्रतिरोध कह रहा है निकालने के लिए क्या करें। तो पहले हम देखेंगे प्रतिरोध को चेक करेंगे, 2 है 4 है, यानी R1 का मान 2 दिया है, R2 का मान 4 दिया है, यानी 2/4 बराबर ये कितना दिया है, 3 R3 R4 3/6, 3/6, यानी कि ये 1/2 आएगा बराबर 1/2 आ जाएगा। यानी कि R1 अपान R2 बराबर R3 अपान R4 इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हमने क्या कहा था वहां, जब ये कंडीशन होगा तो I3 बराबर 0, यानी कि ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसमें कोई धारा बहेगी ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। अब इसका यहाँ से अगर तुल्य प्रतिरोध निकाले 5 ओम हो जाएगा, 2 3 5, इसका निकाले ये भी श्रेणी क्रम में 6 4 10। अब ये किस क्रम में हो गया, पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में, यानी कि यहाँ से अगर तुल्य प्रतिरोध निकाले 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 10 ही आएगा ना, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/10, यानी कि 10/3 कितना आएगा, 10/3। जब इस तरह की कंडीशन हो पहले हम प्रतिरोधों के अनुपात को निकालते हैं। यहाँ I3 हमने क्यों 0 किया, क्योंकि I3 0 करेंगे तभी ये कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में हमको क्या है, पहले हम ये चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है I3 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी इससे हमको कोई मतलब फिर नहीं रहेगा। ये था एग्जाम्पल। अब एक बार और हम बता देते हैं कि कैसे हमने किरचॉफ का द्वितीय नियम कैसे लगाया। ठीक है, बंद पास हमने लिया था क्या, ABDA लिया था। अब हम जा रहे हैं क्या, जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में हम जा रहे हैं। तो जिस दिशा में धारा जाएगी और जिस दिशा में हम जाएंगे तो क्या कर देंगे, वहां पर हम माइनस का IR यूज करेंगे, कल की वीडियो में हमने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या I1 R1 क्या जाएगा, माइनस I1 R1। ठीक, आगे पहुंचे, यहाँ पर देखो अब इस दिशा में हम भी आ रहे हैं, धारा भी इसी दिशा में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का I3 R5, यहाँ पर प्रतिरोध R5। उसके बाद यहाँ आए, अब भी पहुंचे, अब हम इस साइड जा रहे हैं, धारा इस साइड जा रही है, हम इस साइड जा रहे हैं, तो प्लस में क्या जाएगा I2 R2, इसमें धारा I2 है और प्रतिरोध R2 है। उसी प्रकार हमने क्या किया, अब बंद पास दूसरा लिया BCDB में। अब क्या हुआ कि यहाँ पर धारा क्या है, I1 माइनस I3 है, और हम इस साइड जा रहे हैं, धारा भी इस साइड जा रही है, क्या जाएगा माइनस I1 माइनस I3 R3। ठीक, अब देखो यहाँ ध्यान देखना, धारा इस साइड, हम इस साइड जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा I2 प्लस I3 और इंटू में R4 प्लस का। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखना,
अब इस साइड जा रहे हैं और धारा इस साइड आ रही है, तो क्या धारा कितनी I3 है, प्रतिरोध R5 है, तो प्लस I3 R5 हो गया। अब हमने क्या था, संतुलन की स्थिति में I3 बराबर 0, जब I3 बराबर 0 होगा तो ये कंडीशन फॉलो करेगी, ठीक है। तो हमने I3 का वैल्यू रख दिया, तो इसमें I3 का वैल्यू रखा दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 बराबर 0, तो यहाँ से निकला I1 R1 बराबर I2 R2, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, I3 यहाँ लिखा 0, तो माइनस I1 R3 और यहाँ पर रखा I2 R3 प्लस में, और ये 0 जाएगा R3 का, तो I3 की 0 वैल्यू 0 रखेंगे, तो I1 R3 बराबर I2 R4। अब हमने क्या किया, समीकरण 3 को 2 से भाग दिया, तो कुल मिला के भाग ये कंडीशन निकला R1 अपान R2 बराबर R3 अपान R4। ये था आज का हमारा टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है।